भले युवा अवस्था से आपने देश के राजनीति को, महाराष्ट्र के राजनीति को आपने देखा है, कई सारे मुख्यमंत्री को काम करते हुए देखा है, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है राज्य का जो आपको भाया, जिसके काम करने का तरीका, जिसकी योजनाएं धरातल पर सफल होते आपने देखी, और या आपका चहेता मुख्यमंत्री राजनेता महाराष्ट्र का कौन है? तो मैंने कहीं बहुत नजदीक से ये पॉलिटिक्स जो चलता है गवर्नमेंट स्तर पर वो देखा नहीं, लेकिन जितना देखा है उसके आधार पर, और आप जो मित्र होते हैं, पत्रकार लोग होते हैं, वहां नजदीक से देखते हैं, उनके जो विश्लेषण होते हैं, उनका जो अनुभव होता है, उसके आधार पर कुछ धारणाएं बनी हैं, वो आपके सामने मैं रखूंगा। नहीं, लेकिन कुछ राजनेताओं को से तो आप रूबरू हुए हैं, खुद कानून बनाते वक्त जो प्रक्रिया चल रही है। मिला हूं, नजदीक से जानता भी हूं। अभी जैसे 4 मुख्यमंत्रियों से मेरे संबंध है। एक शरद पवार जी है, दूसरे सुधाकर राव नाईक है, तीसरे विलासराव देशमुख है, चौथे पृथ्वीराज चव्हाण जी है, सुशील कुमार शिंदे जी से भी संबंध आया था, और देवेंद्र फडणवीस है, हाँ फडणवीस साहब है, सुशील कुमार शिंदे जी से भी संबंध आया था। अभी अच्छे मुख्यमंत्री, हाँ मुख्यमंत्री अच्छे होना और न होना ये अलग बात है। एडमिनिस्ट्रेटिवली कौन बहुत अच्छा है, तो आज तक जितने मुख्यमंत्री मैंने देखे हैं उनका काम करने का तरीका देखा है। मेरी पहली मुलाकात शरद पवार जी से हुई थी, वो जब विरोधी पक्ष नेता थे, तब मैं पुणे में किर्लोस्कर प्रेस में काम कर रहा था, और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक आर्टिकल, ये एक स्पेशल स्टोरी मुझे लिखनी थी, कवर स्टोरी थी किर्लोस्कर की। उसके लिए मैं सबसे पहले शरद जोशी जी से मिला बेलगांव के जेल में जाकर। बेलगांव के जेल में मिलने के बाद में उनके साथ में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। अर्थशास्त्र मेरा अभ्यास का विषय रहा है, और कृषि अर्थशास्त्र ये मेरा इंटरेस्ट का विषय रहा है। उसके बाद में भीमा दांडेकर बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे, उनके साथ में मुलाकात हुई। उसके बाद में शरद पवार जी से मुलाकात हुई, विरोधी पक्ष नेता थे, अंतुले जी तब मुख्यमंत्री थे। बहुत विस्तार से चर्चा हुई, और मुझे इतना अचरज लगा कि शरद जोशी जी का जितना ज्ञान है इस विषय का, भीमा दांडेकर जी का जितना इस विषय का ज्ञान है, उतना ही ज्ञान शरद पवार जी का भी। ये मुझे बहुत अचरज की बात लगी। शरद पवार जी साहित्यिक दृष्टि से बहुत एक्टिव है, उनको बहुत अच्छी जानकारी होती है, ये मैंने बहुत सुना था, लेकिन अर्थशास्त्र जैसे विषय की इतनी बारीकियां इतने अच्छे ढंग से जानने वाला भी एक आधा मुख्यमंत्री हो सकता है, ये मेरे लिए अचरज की बात थी। शरद पवार जी का शासन मैंने बहुत नजदीक से देखा है। उनके काल में मंत्रालय में काफी चक्कर मेरे होते थे। उनके जैसा एडमिनिस्ट्रेटर मैंने दूसरा देखा, उनका नाम बाद में लूंगा, उनके आसपास का ही है और उसी के नाम का है। उसके बाद में मैंने विलासराव देशमुख जी को भी बहुत नजदीक से देखा। विलासराव देशमुख जी से जब वो राज्य मंत्री थे, तब पहली बार कोळसे पाटिल के यहाँ उनका परिचय हुआ, तब से हम बात करते रहे, मिलते रहे। फिर जब मैं कानून के लिए प्रयास करता रहा तो विलासराव जी से काफी अच्छे संबंध आए। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट किया कानून के लिए, आउट ऑफ वे जाकर किया। यानी जब विरोधी पक्ष नेता रामदास जी कदम कहने लगे कि आप हमसे शिवसेना का समर्थन मांग रहे हैं, तो बाला साहब ठाकरे जी से एक बार सम्मति ले लीजिए, बात ही खत्म हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि श्याम मानव किसी को भी पटाते हैं, एक बार बाला साहब ठाकरे जी से मुलाकात कर ले, श्याम मानव जी उनको पटा दे। एकदम बाला साहब ठाकरे जी ने हाँ कहा कि कानून की बात ही खत्म हो जाएगी। तो विलासराव देशमुख कहते हैं कि बाला साहब की मुलाकात लेना आसान थोड़ा ही है, तो श्याम मानव जी के लिए आपकी मुलाकात लीजिए। और फिर रामदास जी कदम जी ने मुलाकात का समय तय किया था। तो कहने का मतलब ऐसा है कि वो आउट ऑफ वे जाकर काम कर कर उन्होंने 16 दिसंबर 2005 को ये कानून पारित करवा लिया था। ये भी उनका अनुभव। और फिर जब 2006 में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर लातूर में उनके खिलाफ उपोषण के लिए बैठे, उसके बाद में उन्होंने बिल्कुल कानून की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। ये भी मेरा अनुभव। यानी मुझे अंदर से कहा गया था कि आप भूल जाओ कानून को बनना, कोई विधान परिषद में सम्मत नहीं होने वाला। यानी विलासराव देशमुख एक हंसमुख मुख्यमंत्री थे, बहुत अच्छे ढंग से व्यवहार करने वाले मुख्यमंत्री थे, लेकिन अगर कोई आदमी हमारे खिलाफ कुछ करता है तो उसको सबक सिखाने की क्षमता रखने वाले भी मुख्यमंत्री थे। वो सबक उन्होंने नरेंद्र दाभोलकर जी को नहीं सिखाया, वो सबक मुझे भी सिखाया गया जाने अनजाने में।
यानी इतने मेहनत करने के बाद भी उनके जमाने में कानून नहीं हुआ, वो बाद में ही हुआ पृथ्वीराज जी चौहान जब मुख्यमंत्री बने तब। पृथ्वीराज जी चौहान भी व्यवहार में बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बर्ताव में बहुत अच्छे थे, बहुत रिस्पेक्टफुल हर एक के साथ में बर्ताव करते थे। मेरे साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव उन्होंने किया है, सपोर्ट किया है कानून को। लेकिन डिसीजन लेकर हर चीज को अमल में लाना ये बड़ा डिफिकल्ट था उनके लिए। उनकी राजकीय स्थिति भी ऐसी थी नहीं थी कि जैसे विलासराव जी कर सकते थे या फिर शरद पवार जी के जमाने में तो वो 100% उनको कोई सवाल ही नहीं आता था, उस ढंग का नहीं था, क्योंकि उनको दिल्ली से भेजा गया था, इसलिए महाराष्ट्र के सभी लोगों को लेकर चलना है, ये बहुत उन पर प्रेशर रहता था। यानी कानून बनने की प्रक्रिया में लगातार उन पर जो प्रेशर आता था, उस प्रेशर के कारण होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसी स्थिति निर्माण हो जाती थी। ये बात मैंने उनके बारे में देखी। फिर रहा सुधाकर राव नाइक, तो मेरे केवल डिस्ट्रिक्ट के थे ऐसे नहीं, मेरे पिताजी के मित्र भी थे, इसलिए पर्सनल पहचान के भी थे। उनके अनुभव को जो है व्यक्तिगत अनुभव बहुत अच्छे हैं। मेरे को किसी काम के लिए जाना पड़ा तो वो काम तो उन्होंने तुरंत कर दिया। लेकिन वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री ऐसा मैं नहीं कहूंगा। हम लालू प्रसाद जी से मिलने गए थे। लालू प्रसाद जी हमारे जयप्रकाश नारायण आंदोलन के पूरे पुराने सहकारी। मेरी पहले पहचान तो उनसे थी नहीं, लेकिन जैसे ही बिहार में हमारे प्रोग्राम शुरू हुए तो उनको पता चला कि ये वर्धा वाले लोग आए हैं, तो उन्होंने खुद होकर बुलाया कि मिलने को लेके आओ, क्योंकि हमारे जो आयोजक थे वो पहले जयप्रकाश नारायण संगठन के प्रमुख रह चुके थे, शुभमूर्ति, और फिर हम लालू प्रसाद जी से मिलने गए। 1.5 घंटे उनके साथ में हमारी गप्पे हुई। इन गप्पों में उन्होंने कहा कि क्या रे तुम्हारा सुधाकर राव नाइक कैसा करता है। उनको मालूम था कि सुधाकर राव नाइक सरोदई लोगों से बहुत जुड़ा हुआ है, पवनार से बहुत जुड़ा हुआ है, और हम भी लोग पवनार से जुड़े हुए हैं। इसलिए वो कह रहे थे कि तुम्हारा सुधाकर राव नाइक कैसा है, कैसे मुंबई में इतने दंगे होने दिए। दंगों के बाद की बस उनकी मुलाकात हुई थी। बिहार में हिंदू मुस्लिम हमेशा विद्वेष का वातावरण रहता है, इसके बावजूद मैंने बिल्कुल दंगा नहीं होने दी। दंगा रोकना कितना आसान है। जैसे ही बाबरी मस्जिद ढही गई, मुझे पता चला, था ही उसमें मैं, तुरंत मैंने सबसे पहले काम क्या किया, पहला काम मैंने ऐसा किया कि हर जिले के एसपी को खुद फोन किया और कहा कि तुम्हारे जिले में अगर एक भी दंगा हुआ तो याद रखना मैं तुम्हारा क्या करूंगा, भरोसा नहीं। और फिर बोले पाटना में स्थिति आ गई। वैसे मुझे फोन आ गया कि पाटना में यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे, दंगा होने की गुंजाइश है। मैं हमारे सामने वो बनियान पहन के बैठे थे, बंडी जो होती है खादी की, वो पहन के बैठे थे और धोती थी, और वो कह रहे थे, मैं इसी अवस्था में निकला बाहर, कार में बैठा, शर्ट भी नहीं पहना था क्योंकि समय नहीं था, और जाते जाते वायरलेस पर मैसेज भेज दिया डीजी को कि मैं पहुंच रहा हूं इस चौक में। बस मैं पहुंचते पहुंचते सब पुलिस इकट्ठा हो गई, सबको मैं पहचानता था, सबका नाम लेकर बिल्कुल गड़बड़ नहीं करने का, चलो आप अपने घर चलो, ऐसा हाथ लगा कर सबको घर को भेज दिया। पूरे बिहार में बाबरी मस्जिद ढहने के बाद में एक दंगा नहीं। अगर मुख्यमंत्री ठान ले तो क्या हो सकता है मैं जानता हूं। कैसा ये तुम्हारा सुधाकर राव नाइक, ऐसा वो मुझे सुना रहे थे, हम सबको सुना रहे थे, मैं, शुभम मूर्ति, बाकी मेरे कार्यकर्ता भी साथ में थे। 1.5 घंटा अच्छे ढंग से बात कर रहे थे। सुधाकर राव नाइक के समय में बहुत बुरी तरह से मुंबई में दंगे हुए, तब मैं था, मेरा सी कोर्स शुरू था, इसलिए रोज दादर में जाता था। क्या हो रहा था आंखों से देख रहा था। केवल रेलवे सुरक्षित थी क्योंकि डीआईजी तब प्रमुख होते थे, अब आईजी प्रमुख होते हैं रेलवे के, तब सुधाकर सुराटकर थे और उन्होंने पूरी तरह से रेलवे सुरक्षित रखी थी। पहले से वहां पर डीआईजी के यानी उस रेलवे के डीआईजी होने के कारण उनके संबंध थे। लेकिन बाकी सब जगह दंगे चल रहे थे। क्या क्या चल रहा था। शरद पवार जी आए। शरद पवार जी आने के बाद में मैं कई पुलिस अधिकारियों से बात की है मैंने पर्सनली, वो 48 घंटे जगह से नहीं हिले। आते ही 48 घंटों में उन्होंने पूरी तरह से मुंबई के दंगे कंट्रोल कर लिया। उनको कौन अधिकारी क्या कर सकता है इसकी पूरी जानकारी थी। पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के, मुख्यमंत्री रहते हुए हमेशा गृह मंत्री वो रहे, तो इसलिए उनको सभी जानकारी थी और 48 घंटे में पूरी तरह से इतने बेकाबू हुए दंगे उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल में लाए। ये हम सभी पत्रकारों को बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। मैंने तो वो पुलिस के अधिकारियों के मुंह से उसके रिपोर्ट सुने। तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ये बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले शरद पवार जी। तो
इतना ही सुंदर एडमिनिस्ट्रेशन की क्षमता रखने वाले दूसरे एक व्यक्ति है जिनको मैं जानता हूं, और उनका नाम भी पवार है, अजित पवार जी। इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मैंने और किसी का नहीं देखा है। एडमिनिस्ट्रेशन करने की क्षमता केवल नहीं होनी चाहिए, उसका एक टेक्निक भी होना चाहिए। और ये शायद उन्होंने शरद पवार जी से उठाया, नहीं उठाया। शरद पवार जी कभी भी किसी को बोलते वक्त वो नाराज न हो ये देखते हैं, दुखाते नहीं है। एक आधे बार उनके हाथ से कभी गलत शब्द निकल गया तो निकल गया। अजित पवार जी बोल देते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि बोलने के बाद काम का समय जब आता है तो वो ध्यान में नहीं रखते कि मैंने इसको क्या बोला था, इसने मुझसे क्या बोला था। काम के समय वो काम की बात करते हैं और बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। लेकिन वो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आज तक नहीं रहे हैं, तो इसलिए उनके बारे में मेरे बहुत अच्छे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ही अच्छी धारणा है, बहुत अच्छे ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ऐसा मैं मानता हूँ।